हेलो एवरीवन, आज डीएनए में हम दो टॉपिक करेंगे। पहला जो टॉपिक है दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल। नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल क्या है ये बेसिकली, और क्यों इसको कंस्टिट्यूट किया गया है वो थोड़ी देर में जानेंगे। ये टॉपिक जो है ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी आप इसको ले सकते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। प्राइमरीली नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो नेशनल मतलब क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसका एक स्टॉकपाइल या एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो तैयार करेगी, क्योंकि हमको ये पता है कि क्रिटिकल मिनरल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, या विंड टर्बाइंस है, सोलर पैनल्स हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सारी जो इमर्जिंग टेक्स आ रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूसेज होते हैं। जैसे आप कुछ भी देखें अपने अराउंड, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवीज हो गए, एलईडी स्क्रीन हो गई, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का भरपूर यूज किया जाता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल होते क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल प्राइमरीली मतलब इसकी देखिए कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो बातें होती हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को दो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं वो सेटिस्फाई करने रहते हैं, तब वो मिनरल जो होता है वो क्रिटिकल मिनरल क्वालिफाई करता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये है कि ये मिनरल्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए किसी इकोनॉमी के लिए, और वहां की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई है, जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई है वो प्रोन होनी चाहिए डिसरप्शन के लिए। मतलब इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत इजी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज अगर अगर पूरे होते हैं तभी कोई मिनरल जो है वो क्रिटिकल मिनरल क्वालिफाई करता है। क्रिटिकल मिनरल क्वालिफाई करता है। तो क्रिटिकल मिनरल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के क्लीन एनर्जी के लिए, इंडिया जो ग्रीन एनर्जी की ओर मूव करना चाह रही है, या विकसित भारत 2047 जैसे जो क्लेरियन कॉल्स है उसको रियलाइज करना चाह रही है, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो डिमांड बहुत ज्यादा है। सप्लाई की बात करें तो इंडिया के पास ना के बराबर क्रिटिकल मिनरल्स हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा रिलायंट हैं ओवरसीज पे, और प्राइमरीली किस पे? चाइना पे। चाइना के पास एक तरीके से आप देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स की ओवरवेलमिंग सप्लाई है। एक तरीके से हम बात करें तो प्रोसेसिंग देखी जाए रेयर अर्थ की या क्रिटिकल मिनरल्स की, उस पे एक तरीके से पूरा पूरा जो मोनोपोली है 85 टू 90% जो ग्लोबल प्रोसेसिंग चल रही है इस समय वो पूरी पूरी चाइना के पास है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम चाइना के ऊपर बहुत हैविली रिलायंट हैं, बहुत हैवी तरीके से रिलायंट हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहे, कि मान लिए कभी चाइना से हमारे रिलेशंस खराब हो जा रहे हैं, या चाइना क्या कर रही है, कुछ नी जर्क या एडहॉक पॉलिसी मेजर ले आ रही है जो एक्सपोर्ट्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स के दूसरे कंट्रीज को या इंडिया को, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो एटलीस्ट हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर पाए, कुछ समय तक एटलीस्ट जो क्रिटिकल मिनरल्स की अपनी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाए। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल है इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि ये एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, ये एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, वो प्रोवाइड करे इंडिया को, वो प्रोवाइड करे इंडिया को। अब इस स्टॉक पाइल में हम करेंगे क्या? इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो इंटरनेशनल मार्केट से क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो प्रक्योर करते हैं उसका एक स्टॉक पाइल बनाते जाएंगे। मतलब उसको हम स्टोर करते रह जाएंगे, और एक बार ये बफर, मतलब आइडिया ये है कि एक बफर क्रिएट किया जाए। एक बार ये बफर भर गया तो फिर हम इसको टच नहीं करेंगे। इसको हम कब टच करेंगे? इसको हम तब टच करेंगे जब हमको अपने सप्लाई चेन में क्रिटिकल मिनरल या रैम के सप्लाई, रैम मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट के सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तभी हम इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व या टच करेंगे इस बफर को टच करेंगे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमको इस स्टॉक पाइल की नीड जो है वो फील हुई है।
क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व या बफर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि चाइना की नियर मोनोपोली है, चाइना की नियर मोनोपोली है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो पहले से था, चाइना की नियर मोनोपोली है। ना सिर्फ चाइना में जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व हैं, साथ ही साथ साउथ अमेरिका हो गया या सेंट्रल एशिया में भी कई क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स हैं जो चाइना के बाहर हैं, लेकिन चाइनीज कंपनीज क्या की हैं, इन जगहों पे पहुंच गई हैं और वहां पे लॉन्ग टर्म लीज के तहत इन क्रिटिकल मिनरल्स की जो क्वेरीज हैं या माइंस कहेंगे, ठीक है, उस पे एक तरीके से उस पे अपना स्ट्रैंगल होल्ड है वो कस ली है। तो चाइना की प्रोसेसिंग की टर्म्स में हम बात करें, उस पे पूरा पूरा स्ट्रैंगल होल्ड है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमने बात की क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि जो नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कई चीजें हो गई। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई कि पहले हम आईसी इंजन पे अपनी गाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल में मूव कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हमको बड़ी बड़ी बैटरीज चाहिए, उसमें पैनल चाहिए, उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का ठीक ठाक यूज होता है। फिर हम ग्रीन एनर्जी की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं घरों पे या विंड एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमको विंड टर्बाइंस की जरूरत है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुकी है। अब इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। तो चिप्स में भी आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका एक एक्सटेंसिव यूसेज हमको देखने को मिलता है। तो इमर्जिंग टेक जो है उस लिहाज से भी जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम विकसित भारत 2047 की ओर मूव करना चाह रहे हैं। हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, और तो और हम ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसका एक अहम हिस्सा होना चाह रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसका एक अहम हिस्सा होना चाह रहे हैं, मतलब हम ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लैंक बन के उभरना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए इंडिया के लिए जरूरी है कि वो क्रिटिकल मिनरल की जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट रखे, वो सीमलेस रखे, इसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। तो ये तो कुछ पुरानी चीजें होंगी, मतलब पुरानी क्या, मतलब 6 महीने पहले भी ये कॉजेस थे, 1 साल पहले भी ये नीड्स थी कि जो प्रोपेल कर रही थी कि हम अपना जो क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन है उसको रोबस्ट रखें। लेकिन हाल में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आया है। वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, चाइना जो है, चाइना जो है वो रेम के एक्सपोर्ट्स को वो वेपनाइज कर रहा है, या क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या है, अभी हम बहुत ज्यादा रिलायंट हैं चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना ने कुछ नीतियों में बदलाव किए हैं, कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस लेके आए हैं, और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पे ठीक ठाक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, उसको ब्यूरोक्रेटाइज करने की कोशिश किया है। अब चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना ये देख रहा है कि भाई अगर मतलब चाइना ये रिक्वायर कर दिया है, ये रिक्वायरमेंट डाल दिया है कि कहीं पे भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मान लीजिए इंडिया में एक्सपोर्ट होना है चाइनीज क्रिटिकल मिनरल या रेयर अर्थ मैग्नेट, तो चाइना क्या करेगा, चाइना पूछेगा जो भी इंडियन इंपोर्टर रहेगा, जो भी इंडियन इंपोर्टर रहेगा उस इंपोर्टर से पूछेगा कि भाई एंड यूसेज क्या है, एंड यूसेज क्या है। दूसरी चीज क्या है, डेस्टिनेशन पे बहुत ज्यादा जोर है, डेस्टिनेशन पे बहुत ज्यादा जोर है कि भाई ये सामान कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी हमको ये देखने को मिला है चाइना और अमेरिका के बीच में टसल है, और चाइना ने क्या किया, कई क्रिटिकल मिनरल्स हैं या कई रैम्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है अमेरिकन टेरिटरी में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इस रेस्ट्रिक्शन से प्राइमरली हो क्या रहा है, इस रेस्ट्रिक्शन से जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसका एक हिस्सा है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो चाइना को डर है कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है वो ये क्रिटिकल मिनरल्स या जो रैम्स हैं वो किसी और कंट्री के वाया, किसी और कंट्री के माध्यम से अपने यहाँ चाइनीज जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या रैम्स हैं उसको अपने यहाँ इंपोर्ट कर ले। तो एंड यूसेज पे जो दूसरा जो आपका डेस्टिनेशन है, क्या डेस्टिनेशन है उस पे जो ये सारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं
चाइनीज ने अपने रैम के एक्सपोर्ट पे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, रैम क्या होते हैं, रेयर अर्थ क्या होते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, ब्रॉडर अम्ब्रेला है। जितने भी रैम्स हैं वो आपके क्रिटिकल मिनरल में तो आते हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रैम्स नहीं होते हैं। जो रेयर अर्थ हैं वो प्राइमरीली करीब करीब लैंथेनाइट सीरीज, उसके अलावा दो और आपके एलिमेंट्स हैं, उसको बस इंक्लूड करते हैं। मतलब कुल मिला के रेयर अर्थ में 17, रेयर अर्थ में हमको क्या देखने को मिलता है, 17 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। वही क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स में ये जितने रेयर अर्थ हैं 17 के 17, 15 लैंथेनाइड और दो आपके और एलिमेंट्स हैं, वो तो आते ही आते हैं। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स हैं या कुछ और एलिमेंट्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, रैम और क्रिटिकल मिनरल्स को इंटरचेंजेबली तो यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि जितने रेयर अर्थ हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स तो हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो रेयर अर्थ नहीं है। बहरहाल लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि जो रैम एक्सपोर्ट है, रैम एक्सपोर्ट का जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो चाइना ने बढ़ा दिया है। ये अभी के हाल के समय में ये एक मेजर ट्रिगर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या कदम उठाया है, इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल क्या है, ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। ये बफर है किसका, क्रिटिकल मिनरल्स का, रैम्स का। जो क्या करेगा, जो डिस्ट्रप्शन का समय आ रहा है, तो इंडिया में एक कंसिस्टेंट सप्लाई जो है क्रिटिकल मिनरल्स की और रेयर अर्थ की, उसको एंश्योर करेगा। तो सरकार इसको जल्द ही इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रही है। अब क्या मेजर फीचर्स रहने वाले हैं, क्या कुछ मेजर फीचर्स रहने वाले हैं इस स्टॉक पाइल के। तो सबसे पहला जो मेजर फीचर है वो ये है कि इसका जो कालखंड रहेगा, मतलब जो बफर क्रिएट किया जाएगा, दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स। तो मतलब जो स्टॉक पाइल या बफर हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज फॉर 2 मंथ, मतलब 2 महीने तक अगर हम बाहर से कोई भी रैम इंपोर्ट ना करें, कोई भी क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट ना करें, तब भी हमारा काम चल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि शुरुआती फेज में जब ये प्रोग्राम अपना शुरू हो जाएगा, तो शुरुआती फेज में सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे सरकार का जोर नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ रेयर अर्थ मैग्नेट पे जोर रहेगा। रेयर अर्थ मैग्नेट मतलब वही 15 लैंथेनाइट सीरीज के और दो और जो एलिमेंट्स हैं, हम खाली उसकी स्टॉक पाइलिंग या उसका बफर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ग्रेजुअली इस प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाएगा और क्रिटिकल मिनरल्स की ओर। तो शुरुआती दौर में हम क्या प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे, किस चीज का बफर बनाने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ रेयर अर्थ का बफर बनाने की कोशिश करेंगे, स्टॉक पाइल बनाने की कोशिश करेंगे, और ग्रेजुअली हम और भी क्रिटिकल मिनरल्स की ओर मूव करेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इस प्रोग्राम का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया गया है। मतलब इस प्रोग्राम में सरकार ने पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है, उसको अलाउ कर दिया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ के डोमेन में काम कर रही हैं, वो भी गवर्नमेंट की सहायता करेंगी, गवर्नमेंट को एड करेंगी, हेल्प करेंगी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल में। तो ये आपके कुछ फीचर्स हो गए, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। क्या दिक्कत है, अच्छी बातें तो हमें समझ में आ गई कि ये स्टॉक पाइल है क्या, बेसिकली इसे क्यों लाया जा रहा है, क्या इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या इंटरनेशनल हैपनिंग्स हैं जो ट्रिगर की हैं भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को, कि वो इस टाइप का कोई इनिशिएटिव है लॉन्च करें। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। मेजर चैलेंजेस क्या हैं, मेजर चैलेंजेस ये है कि इंडिया के पास अभी बात करें तो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया के पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए, ये रेयर अर्थ जो होते हैं या क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग बहुत हार्ड होती है। जैसे और मिनरल्स हैं, कोयला है, लोहा है, इसको ट्रेस करना और इसको एक्सट्रैक्ट करना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आइसोलेशन में पाए जाते हैं। मतलब आपने एक लेवल तक माइनिंग कर ली तो आपको कोयले की खदान मिल जाएगी और आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है। लेकिन
लेकिन इनके साथ क्या है, रेयर अर्थ के साथ क्या है, रेयर अर्थ के साथ एक जो मेजर समस्या है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे लोहा है या कोयला है, ये आपका प्योर फॉर्म में मिल जाता है। रेयर अर्थ होते हैं, ये मिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि एक मोनोलिथ रहता है और उसमें कई सारे मिनरल्स रहते हैं, उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके, को यूज करके हमको क्या करना पड़ता है, रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी एक मेजर मुद्दा आ जाता है। ठीक है, इंडिया चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च है वो भी काफी कम है, तो हमारे पास अभी की बात करें तो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम रेयर अर्थ को इफेक्टिवली इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो टेक्नोलॉजी एक मेजर समस्या है। चाइना इसी चीज में बहुत आगे है। चाइना ने बहुत पहले से ये तैयारी शुरू कर दी थी, उसने ठीक ठाक रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया था कि कैसे रेयर अर्थ को का एक हम इकोसिस्टम बनाएंगे, कैसे हम अच्छा एक R&D डेवलप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलप करेंगे। और उसी का नतीजा है कि आज 85 to 90% जो मोनोपोली है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ, वो चाइना के पास है। ग्लोबली, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ कि 85 to 90% जो प्रोसेसिंग अभी हो रही है रेयर अर्थ की, दैट इज विथ चाइना। दूसरी चीज है फाइनेंस इज अ मेजर इशू। फाइनेंस जो है वो एक मेजर इश्यूज है, क्योंकि अब चूंकि टेक्नोलॉजी इसमें बहुत एडवांस लगनी है, तो इसमें जो खर्चा आएगा, जो पैसे लगेंगे, जो फंड्स की हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है ये एक मेजर मुद्दा है। तीसरा क्या, तीसरा है जियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। अभी क्या है, हमको एक ग्लोबल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है। दूसरी चीज है इसराइल पैलेस्टीन वाला भी जो मुद्दा है, हालांकि पीस प्लान वगैरह आ गया है, लेकिन अभी भी जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, कल हमने DNA में बात की थी कि दे आर नॉट वेरी सर्टेन कि मतलब इसका ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में कोई असर होगा। तो इंडिया के पास पता है, हमें ये पता है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स है नहीं, तो हमको क्या करना है, हमको बाहर बाहर से सोर्सिंग करनी है। हमको बाहर, जैसे अर्जेंटीना में हो या साउथ अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, यहाँ पे माइंस आइडेंटिफाई करनी है। और हमारे यहाँ की एक PSU है काबिल, ठीक है, उसको इफेक्टिवली हार्नेस करना है इन इन जगहों से एक्सट्रैक्शन में। तो हम बहुत ज्यादा रिलायंट हैं बाहर के ओर्स पे भी, बाहर के जो ओर्स हैं उस पे भी हम, या बाहर की जो माइंस हैं उस पे भी बहुत ज्यादा रिलायंट है। तो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो भी अभी खतरा है। जैसे हमने ये देखा रेड सी में हूथी वाला इवेंट है, हूथीज क्या करते हैं, रेड सी को चोक करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो गई है। ठीक ठाक जो हमारा शिपिंग वेसल्स का ट्रैफिक है वो अब आपका केप ऑफ गुड होप से होके निकल रहा है। तो तमाम जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो हमारे इस प्लान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस प्लान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। लेकिन लेकिन जो सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स की या रेम्स की, उसका कंसिस्टेंट होना, उसका सीमलेस होना बहुत आवश्यक है। और गवर्नमेंट जो है वो काफी प्रोएक्टिवली ये जो सप्लाई चेन है उसको रोबस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। कई इनिशिएटिव सरकार ले चुकी है। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि सरकार ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट निकाल दी। 30 क्रिटिकल मिनरल्स सरकार ने अपने एंड से आइडेंटिफाई किए हैं। फिर नेशनल 2024-25 वाला जो बजट आया है उसमें भारत सरकार क्या करती है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अनाउंस करती है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन प्राइमरीली है क्या, ये प्राइमरीली इंडिया के जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको कंसिस्टेंट सीमलेस बनाने की एक एक मिशन है। और इसमें जो टोटल आउटले है वो करीब करीब 35,000 करोड़ का है। ये भी आपका PPP मॉडल पे ही चलनी है। इसके अलावा हमने काबिल, KABIL, काबिल नाम की एक खनिज विदेश लिमिटेड नाम का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट भी बनाया, PSU भी बनाया है, जो ओवरसीज ऑपरेट करेगा। मतलब हमको ये पता है कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है नहीं, हैं भी तो वो उतने कमर्शियली वायबल नहीं है। तो काबिल का काम क्या रहेगा, काबिल एक इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये विदेश में जाके माइंस पे वर्क करेगा। इंडिया क्या करेगी, लीज पे ले लेगी, जैसे अर्जेंटीना में लीज पे ले लिया, या आपका और भी ऑफशोर लोकेशन पे लीज पे ले लिए माइंस। वहां पे काबिल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगी उन माइन से क्रिटिकल मिनरल्स और उसको इंडिया वापस लाएगी। ठीक है,
तो गवर्नमेंट ने हाल के समय में कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो काबिल का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, चाहे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हो, साथ ही साथ इंडिया में भी 1000 के ऊपर ब्लॉक्स हैं, उसका ऑक्शनिंग की है भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने उनकी ऑक्शनिंग की है कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया में जो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, उसको भी हार्नेस किया जाए। तो मुख्यतः नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है वो सीमलेस रहे, वो कंसिस्टेंट रहे, और ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आए? ये डोमेस्टिकली भी आए और साथ ही साथ ये इंटरनेशनली भी आए। अगर हमको इंटरनेशनली प्रोक्योर करना है तो हम वो भी करें, उसके लिए काबिल बनाई गई है, और डोमेस्टिक जो हमारे रिजर्व्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारी माइंस हैं, उनको भी हमको इफेक्टिवली, प्रभावी तौर पे यूज करना है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल। ठीक है, मूविंग अहेड टू आवर सेकेंड टॉपिक, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के तहत। तो नोबेल प्राइज को और क्या कहते हैं? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को हम और भी क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज स्वैरेजेस रिक्सबैंक प्राइज, रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है वो ये प्राइज अनाउंस करती है, और इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, वो प्राइमरीली सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रिंसिपल बना के मिला है। मतलब सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, उसके रिसर्च के लिए उसमें जिन लोगों ने बहुत एडवांस लेवल रिसर्च किया उनको दिया गया है। तो 3 लोगों को इस बार का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। सबसे पहले जोएल मोकेर, ये नेदरलैंड के हैं, आधा प्राइज इनको मिला है जोएल मोकेर को, और दूसरा हाफ जो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, वो मिला है फिलिप एगियन को, और साथ ही में पीटर हॉविट को। ठीक है, सो हाफ ऑफ द प्राइज हैज गॉन टू जोएल मोकेर जो आपका नेदरलैंड से आते हैं, और फिलिप एगियन, और जो सेकंड हाफ है वो 2 लोगों में डिपेंड, मतलब 25% फिलिप एगियन को और पीटर हॉविट को। फिलिप एगियन बिलोंग्स टू फ्रांस एंड पीटर हॉविट बिलोंग्स टू कनाडा, ही बिलोंग्स टू कनाडा। इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो उसका जो थीम है, उसका जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है उसका थीम है कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है, क्या रीजंस हैं कि कुछ कंट्रीज, कुछ टेरिटरीज वो लगातार बहुत अच्छा ग्रोथ देखती हैं, वो 8-8% ग्रो की, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो गई, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इसीलिए अच्छे हैं, उनका सॉवरेन वेल्थ फंड ज़्यादा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल है दैट इज़ वेरी हाई, और कुछ कंट्रीज क्यों पीछे छूट जाती हैं। तो जो इस बार का रिसर्च, मतलब इस बार का जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज रहा है वो इसी की स्टडी में रहा है, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जोएल मोकेर ने प्राइमरीली ये बात एडवांस करने की कोशिश की है कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट प्राइमरीली कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्यों आ रही है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आ रही है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पढ़ाई की है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की सोसाइटी यूरोप की और उसके बाद की सोसाइटी इस पे उनका फोकस रहा है। ठीक है, उस पे उनका फोकस रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने
इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया है यूरोपियन सोसाइटी में और कैसे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहले का ग्रोथ है उसके बाद के ग्रोथ से अलग है। तो इसमें उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का जो ग्रोथ है वो बहुत फ्लैट ग्रोथ था, मतलब कई सेंचुरी तक ऐसे ग्रोथ था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तो ये ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर बढ़ती दिखाई दी है, दिस इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि यूजफुल नॉलेज जो है उसका जो फ्लो है, उसका जो डिसेमिनेशन है वो बहुत प्रभावी हो गया था, वो आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया था। मोकेर का ये कहना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले भी नॉलेज थी, लोगों के पास नॉलेज थी, लेकिन जो फोकस था वो खाली वाई वाले कंपोनेंट में था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि साइंटिफिक टेम्पर लोगों का बढ़ा है, लोगों की जो इच्छुकता है, मतलब इंक्विजिटिवनेस है चीजों को जानने की, वो बढ़ी है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से हमने क्या देखा, हाउ वाला कंपोनेंट भी आ गया, मतलब प्रोपोजिशनल नॉलेज भी और साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज पे भी फोकस दिया जाने लगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। और ये जो हाउ वाला कंपोनेंट है वो वाई वाले कंपोनेंट के साथ मिलके क्या करता है, लगातार जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको सस्टेन करता आया है। कि उसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि लोगों का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया, अब वो साइंस को रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सोसाइटी में बढ़ गए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, और एक्सपेरिमेंट्स बढ़ गए तो नए इन्वेंशंस होने लगे, और जो नए इन्वेंशंस होने लगे तो उन्होंने क्या किया, जो ये इंजन ऑफ ग्रोथ है उसको सस्टेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब 200 साल या 250 साल के पहले इनोवेशंस नहीं होते थे, इनोवेशंस होते थे या आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होते थे तो वो बहुत स्पोरेडिक होते थे, उस पे बस वाई पे फोकस किया जाता था, सिर्फ वाई वाले कंपोनेंट पे फोकस किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, प्रोपोजिशनल नॉलेज के साथ साथ प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज मतलब हाउ वाले कंपोनेंट पे भी जोड़ दिया। इसने क्या किया, साइंस को डेमोक्रेटाइज किया, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको बढ़ाया, जो एक्सपेरिमेंट्स का क्वांटम है, जो नंबर्स है उसको भी बढ़ा दिया। तो उसके बाद से हमने ये देखा कि यूजफुल नॉलेज है उसका जो डिसेमिनेशन है वो बढ़ता गया। तो लगातार लगातार टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमको देखने को मिली, लगातार हमको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो देखने को मिली। कि स्टीम इंजन आया तो स्टीम इंजन से खाली हम ट्रेन चलाने पे नहीं रुके, हम उसको इंडस्ट्री में भी लेके आए, हम उससे बड़े बड़े पिस्टन्स मूव करने लगे, और जो उसका यूसेज है हम लोकोमोटिव से हटा के ऑटोमोबाइल में लेके आए, ऑटोमोबाइल से हटा के हम इंडस्ट्रीज में लेके आए, और भी तमाम जो टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी हमने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि अब हमने हाउ वाले कंपोनेंट पे फोकस किया। तो इससे यूजफुल नॉलेज है विच कंप्राइजेस बोथ वाई एंड हाउ कंपोनेंट, वो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट की। सो दिस इज द वर्क ऑफ जोएल मोकेर, जो नेदरलैंड के हैं, और इस बात का आधा जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में वो इनको मिला है। इन्होंने क्या बताया कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से होती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज, वो मिला है एगियन को और हॉविट को, जो कि फ्रांस और कनाडा से हैं रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने ये बात बोली है कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होता है प्राइमरीली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से। तो कॉमन थीम क्या रही दोनों केस में, हमने ये देखा दोनों ने ये रिसर्च करने की कोशिश की है कि हाल के 200 सालों में क्यों जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी सस्टेन्ड रही है, क्यों हमको देखने को मिला है कि 200 साल में अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, इतने सारे इन्वेंशन, ढेर सारे इन्वेंशन, आईफोन का आ जाना, फोन का आ जाना, फैक्स का आ जाना, पेजर का आ जाना, ये हम पिछले 200 साल में ही क्यों देख रहे हैं। तो इसमें मोकेर ने क्या बोला, मोकेर ने प्राइमरली फोकस किया है कि सस्टेन्ड ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आ रही है। एगियन और हॉविट क्या कह रहे हैं, एगियन और हॉविट ये कह रहे हैं कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्राइमरली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से आ रही है। अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, अब दोनों टर्म्स में क्या है, विरोधाभास है। मतलब क्रिएटिव मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन मतलब
किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है, ये कैसे सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोग्रेस करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को कैसे कंसिस्टेंट बनाता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका जो नेचर रहता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका जो नेचर रहता है दैट इज डिसरप्टिव इन नेचर। वो पुरानी टेक्नोलॉजी को हो सकता है पूरी पूरी तरीके से बहुत कम समय में खत्म कर दे और उससे ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जब मोबाइल फोन आया तो उसने पुराना जो एक माध्यम था कम्युनिकेट करने का, पेजर, उसको पूरी पूरी तरीके से गायब कर दिया। जैसे एंड्रॉयड फोन्स आए, एंड्रॉयड का जो क्रिएशन हुआ, एंड्रॉयड का क्रिएशन हुआ मतलब क्रिएटिव पार्ट, इसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो पुराने सिम्बियन फोन चलते थे, नोकिया वाले फोन्स होते थे, वो सिम्बियन फोन्स होते थे। तो एगियन हर्बिट का यही कहता है कि लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, लगातार जो इनोवेशन इनोवेशन पिछले 200 सालों में हमको देखने को मिली है, उसने क्या किया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया है। और अब क्या है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंट्रीज हैं या इकोनॉमीज हैं, वो क्या करती हैं, पॉलिसी के तहत या प्राइवेट सेक्टर को इम्पेटस देके, पुश देके, प्रमोट करके वो क्या करती हैं, नए इनोवेशन लगातार करती रहती हैं। तो उसकी वजह से हमको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जैसे 2G फोन था, 2G नेटवर्क था, अब 2G नेटवर्क के बाद 3G नेटवर्क आ गया। अब जो कंपनियां 2G से 3G पे नहीं शिफ्ट की होंगी वो आपकी बंद हो गई होंगी। जो 3G से 4G का ट्रांजिशन आया तो कई कंपनियां जो 3G पे ही रुक गई वो क्या हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई और अब नए मार्केट प्लेयर्स आ गए। फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर्स को हुआ। ओवरऑल फायदा किसको हुआ, जो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ी। क्यों, क्योंकि अब नई नई सुपीरियर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई जो क्रिएटिव नई क्रिएशन जो हो रही है, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन is the reason for the sustained growth as per Agion and Hewitt। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है वो एगियन और हॉविट को मिला है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, क्योंकि अभी हाल के दशकों में हमको क्या देखने को मिला है, हाल के दशकों में हमको ये देखने को मिला है कि इनोवेशन पे बहुत ज्यादा जोर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर होने लगा है। ठीक है, इनोवेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलप। आप देखेंगे आईफोन 15 आया नहीं कि 16 आ गया, 16 अभी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, तभी 17 आ गया। तो ये क्या है, ये दिस इज ऑल क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये तो बस मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि सैमसंग है, सैमसंग भी क्या करने की कोशिश करता है, सैमसंग भी आउट कम्पीट करने की कोशिश करता है एप्पल को, एप्पल सैमसंग को आउट कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। आईफोन 17 आया तो अभी आप देखेंगे जनवरी फरवरी में S26 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद आईफोन क्या करेगा, आईफोन 18 ले आएगा। फिर 2027 में हो सकता है कि सैमसंग फिर S27 लाए, नए फीचर्स के साथ लाए, कैमरा बेटर कर दे, ठीक है, उसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। ठीक है, तो दिस इज इनोवेशन, दिस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे क्या हो रहा है, इससे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में सस्टेन्ड रह रही है। लगातार हम क्या देख रहे हैं, कई इकोनॉमीज हैं वो 8-8, 9-9%, 7-7% तक ग्रो की है। चाइना चाइना इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, इतनी तेजी से ग्रो किया है हाल के वर्षों में, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड एंड जो मोकिर ने बात बोली है, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब इस टाइप के जो रिसर्च हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वाई दे बिकम इंपॉर्टेंट, मतलब इन रिसर्च से हमको पता क्या चलता है, मतलब जिन चीजों के लिए एगियन हॉविट या मोकिर को नोबेल प्राइज मिला है, तो इससे हमको फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि ये जो रिसर्चर्स होती हैं, एडवांस लेवल की रिसर्चर्स होती हैं, वो हमको हेल्प करती हैं पॉलिसी मेकिंग में, ये हमको हेल्प करती हैं पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, कि जो ये थियरीज पढ़ के हम क्या करते हैं, हम उसका एक एम्पिरिकल इम्प्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं अपने रियल इकोनॉमी में। हम देखते हैं कि भाई हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हम कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो सक्सेसफुल नेशंस हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, वो एक्चुअल में अपने जीडीपी का कितना हिस्सा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके आधार पे अपनी नीतियां बनाते हैं, हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं। जैसे अटल इनोवेशन मिशन हम
ला रहे हैं। तो हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमको ये रियलाइजेशन है कि इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका कंटिन्यूअस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प्स अस इन पॉलिसी मेकिंग। दूसरा क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? आप ऐसे मतलब आउटसाइड पे हमें पता है कि जैसे नॉर्वे है, वो वहाँ एचडीआई बहुत ज्यादा है, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन सो इज नॉट द केस विद अफ्रीका। अफ्रीका की कई कंट्रीज है जो काफी गरीब हैं। सब सहारन अफ्रीका साइड चले जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, वो बहुत अच्छे नहीं है। तो आउटसाइड पे हमें ये तो पता है ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है, या ये कंट्री मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन क्या रीजंस हैं? क्या रीजंस हैं? अमीर कंट्री अमीर है, गरीब कंट्री गरीब है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के पास सब कुछ है। अफ्रीका के पास सोना है, डायमंड है, मिनरल्स है, हाँ, लेकिन वो इतनी गरीब क्यों है? जापान जहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, जापान जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन तब भी जापान का जो पर कैपिटा इनकम है वो कई यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जापानीज सोसाइटी, सिंगापुर की सोसाइटी, इन्होंने समय साथ रहते क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे बहुत जोर दिया है, इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे, कल्चर ऑफ साइंस में, स्टेम में उसने बहुत ज्यादा पैसे खर्चा किए हैं, बहुत पैसे खर्चा किए हैं। तो सच स्टडी हेल्प्स अस इन कंपैरेटिव एनालिसिस कि क्यों कुछ कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, क्यों कुछ कंट्री सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं कर पा रही है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि इस टाइप की रिसर्च हमारे पास रहती है तो हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा एक ऑप्टिमल ऑप्टिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब कितना पैसा हम इनोवेशन पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, नए एक्सपेरिमेंटेशन, नए लैब्स पे, ठीक है, स्टेम पे हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार, हम जानते हैं कि इंडिया जो है 2% से भी कम, 2% से भी कम अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है वो खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। लेकिन कई कंट्रीज हैं जो 3-3, 4-4%, चाइना बहुत पैसा खर्चा करता है, जापान है वो काफी पैसे, साउथ कोरिया बहुत पैसे खर्चा करता है। इसीलिए देखिए साउथ कोरिया छोटी सी कंट्री है लेकिन वो हुंडई, सैमसंग, किया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में हमको साउथ कोरिया से देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडिया से कोई अभी बहुत कोई मेजर प्लेयर नहीं है। हाउएवर वी आर ग्रोइंग, बट स्टिल द साइज ऑफ द इकोनॉमी वी हैव, द साइज ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, we don't have any automobile maker who have the presence of the scale which Hyundai has or the Kia has। ठीक है। तो इस टाइप की रिसर्च जो है वो इंश्योर करती हैं, वो इंश्योर करती हैं कि भाई क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना पैसा हमें खर्चा करना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसी होम कंट्री का रहना चाहिए। So this was with respect to Nobel Prize in Economics 2025, which talked about कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होते हैं। तो मुख्यतः दो बातें हैं। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, मौकेर का क्या कहना है? मौकेर का ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से होते हैं। और दूसरा जो हाफ है दैट इज हॉविट एंड एगियन, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट कम्स ऑन द बैक ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कि मतलब कुछ डिस्ट्रॉय होगा तो कुछ क्रिएट भी होगा, जो नए क्रिएशन होंगे वो पुरानी जो रेजिम है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन।
What are the reasons behind Indian government creating national critical mineral stockpile? What are its major features? So this is a 10 marker question, 150 words में आपको लिखना है. Thank you.